सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। उससे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन आ रहा हो तो उसको आप क्या कहते हो? इक्वेशन कहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 3, ये हमारी जस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर इसी के बरक्स में यहाँ पर कह दूँ 2x + 3 = 0 या = 4, तो ये हमारी एक्सप्रेशन अब क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। क्यों? क्योंकि इक्वेशन की इसमें साइन आ गई जो कि हमारी इक्वालिटी की साइन होती है। अब इसी तरह आपको पता है हर इक्वेशन की कोई ना कोई एक पर्टिकुलर डिग्री होती है। डिग्री हमारी क्या होती है? जो कि हमारी हाईएस्ट पावर होती है, मैक्सिमम पावर होती है। उस डिग्री के तहत हमने इक्वेशंस को नाम दिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 1 होती है तो आप क्या कहते हो? ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। या इवन दैट आपने डेफिनेशन इस तरह बनाई हुई है भाई, जिस भी इक्वेशन की डिग्री 1 होगी उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। इसी तरह जिस भी इक्वेशन की डिग्री 2 होगी उसको आप क्या कहोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है y = 2x² + 3x + 1। अगर आप देखो तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है भाई? 2 है। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो इस इक्वेशन को आप कह सकते हो कि ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या आप ऐसे हजारों इक्वेशंस बना सकते हो। फॉर एग्जांपल y = x², ये भी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। और यही तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन होती है। फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है y = x² + 4, तो ये भी हमारी एक किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। हमारी डिग्री क्या है? 2 है। तो इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। तो ऐसी आप हजारों इक्वेशंस बना सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के कुछ तरीकेकार होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज जो हम करते हैं वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा होता है? ax² + bx + c = 0। और यहाँ पर आप a को जो है वो 0 के बराबर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अगर आपने a को 0 कर दिया तो ये वाला टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। आपके सामने बचेगा bx + c और यहाँ पर डिग्री जो है वो आपकी 1 हो जाएगी। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री तो 2 होती है। तो इस वजह से अगर आपने a 0 कर दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप यहाँ पर जो है वो एक a के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो। अब आपने जितने भी फॉर्म देखे होंगे क्वाड्रेटिक के, वो ज़्यादातर इसी फॉर्म में इक्वेशंस को देखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाली इक्वेशन लिखी हुई है 2x² + 3x + 1, ये भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल रही है ax² + bx + c वाले फॉर्म में। अच्छा, काफ़ी बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मुझे कह रहे थे कि हमें टीचर ने कहा है कि इसको जनरल फॉर्म कहते हैं। तो अभी आप जनरल कह लो या आप स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो, आपके लिए एक ही बात है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो अभी हमारे काम का नहीं है, ना ही आपके पेपर में अभी काम आएगा। तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म को या जनरल फॉर्म को एक ही बात है, ठीक है। बाकी जो है वो आप टीचर से कंफर्म कर लेना, वो अभी आपको जो पढ़ा रहे हैं आप उनको फॉलो करो। लेकिन बुक्स में जो है वो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ही लिखा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, जैसे फॉर एग्जांपल यही वाली इक्वेशन में लिखता हूँ 2x² + 3x + 1। मैं आपको कहता हूँ कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, तो आपकी पहली अप्रोच क्या होती है कि भाई किसी तरह हम मिडिल टर्म ब्रेक करें। फॉर एग्जांपल मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रहा तो फिर आप क्या करते हो? फिर आप जाते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ। वो क्या होता है? -b + रूट में आप लिखते हो b² - 4ac अपान में जो है वो 2 है। अब यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला में a, b और c की वैल्यूज आ रही हैं, वो कहाँ से आ रही हैं? वो इसी इक्वेशन से आएंगी। काफ़ी बच्चे इस इक्वेशन से कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ से हमें a, b, c की वैल्यू कैसे पता होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म इसका नहीं पता, इसका जनरल फॉर्म नहीं पता, जिस वजह से आप कंफ्यूज होते हो। अब आपके सामने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो आप सिंपली क्या करो? उसको जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म से जो है वो इक्वेट करवाओ। आपके सामने ए बी सी की वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला टर्म आप इसके साथ इक्वेट करवाओगे, ये वाला टर्म आप इसके साथ इक्वेट करवाओगे और ये वाला टर्म आप इसके साथ इक्वेट करवाओगे। ये चीज़ आप चैप्टर 5 में भी पढ़ोगे जो मैं अभी इक्वेट करवा रहा हूँ। तो ये वाला टर्म किसके साथ इक्वेट होगा? 2x² वाला ax² वाले के साथ, x² कैंसिल, 2 = a। इसका मतलब है a की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। इसी तरह इसको आप आपस में इक्वेट करवाओ, 3x = bx हो जाएगा, x आपस में कैंसिल, b = आपके सामने 3 आ गया। अब जो रिमेनिंग चीज होती है वो आप c के साथ इक्वेट करवाते हो। रिमेनिंग क्या है? c = 1। तो आपके सामने यहाँ पर इजीली जो है वो a, b, c के वैल्यूज आ गए। तो इसको याद रखने का भी कोई जो है वो मतलब ये समझो कि रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करना है, अगर आप देखो स्टैंडर्ड फॉर्म को, x² के साथ जो लगा हुआ है वो a है, जो x के साथ लगा हुआ है वो b है और जो रिमेनिंग है वो c है। तो सिंपली यहां पर अगर आप देखो x² के साथ क्या लगा है? 2 लगा है, तो इसका मतलब है a की वैल्यू क्या है? 2 हो जाएगी। अगर आप देखो x के साथ क्या लगा है? 3 लगा है, तो इसका मतलब है b की वैल्यू क्या लगी होगी? 3 होगी। अब जो भी रिमेनिंग चीजें हैं वो उसको आप c कंसीडर करते हो, कांस्टेंट कंसीडर करते हो। तो इस तरह से a, b, c आप वैल्यूज निकालोगे और इस तरह से जो है आप अगर आप इक्वेट करवा रहे हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है a, b, c जल्दी से आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपली क्या करो? इस फॉर्म के साथ इसको इक्वेट करवाओ, आपके सामने a, b, c की वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी बच्चे जो है वो इसलिए भी कंफ्यूज होते हैं
फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हुई है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4। आपको ABC की वैल्यू चाहिए। आपको समझ आ रहा है कि भाई यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है A की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर B की वैल्यू अब आप 3 लोगे या -3 लोगे, आप -3 ही लोगे। C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर आपको इस तरह से जो है वो प्रैक्टिस नहीं है तो आप सिंपली क्या करो, आपको पता है ये किस फॉर्म में गिवन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, इसका मतलब है ये इस फॉर्म में गिवन है ax² + bx + c। तो सिंपली क्या करो, इस टर्म को इसके साथ इक्वेट, इसके साथ इक्वेट और ये इसके साथ इक्वेट, तो ये क्या हो जाएगा ax² = x²। ये आपस में कैंसिल, a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। फिर अगेन यहाँ पर आओ bx = -3x। अब आप यहाँ पर जो है वो इक्वेट करवाओगे तो ये x आपस में कैंसिल, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, और जो रिमेनिंग होता है वो आपके सामने क्या होता है, वो c होता है। तो इस तरह से जो आप इक्वेट करवा के जो वो ABC की वैल्यूज आसानी से फाइंड कर सकते हो। बाकी सबसे अच्छा जो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए होगा वो यही है भाई कि x² के साथ जो लगा होता है वो a होता है। क्यों, अगर आप देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो x² के साथ लगा है वो a ही तो है, फिर इसी तरह जो x के साथ लगा है वो b है, बाकी जो रिमेनिंग है वो आपका c हो जाएगा, उसको आप कांस्टेंट कहते हो। ठीक है, इस तरह से जो है वो आप ABC की वैल्यूज भी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाल सकते हो। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका होता है जिसको हम कहते हैं वर्टेक्स फॉर्म। ये आपने बहुत ही कम देखा होगा लेकिन ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड फॉर्म ग्राफ बनाने में। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हो तो आपकी हमेशा से ये बेस्ट पॉसिबल चॉइस होती है कि आपके सामने वर्टेक्स फॉर्म गिवन हो। वर्टेक्स फॉर्म को मेरे ख्याल से कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म भी कहते हैं, कंफर्म कर लेना बुक से, क्योंकि यहाँ पर जो है वो स्क्वायर लगा हुआ है तो आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म भी कहते हो। ये क्या होता है, y = ax - h होल स्क्वायर प्लस का k। ये जो a है ये सिर्फ और सिर्फ x - h होल स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई है, k के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर ग्राफ बनाने के लिए, ये मैंने आपको बताया। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके बुक में जो है वो एक और मेरे ख्याल से फॉर्म गिवन था जिसको आप फैक्टराइज फॉर्म कहते हो। वो क्या होता है, y = ax - अल्फा और मल्टीप्लाई करवा दो x - बीटा। अल्फा बीटा यहाँ पर क्या है, इसके रूट्स ही होंगे। जब आप इस इक्वेशन को जो है फैक्टराइज करोगे तो आपके सामने यही फॉर्म बन जाएगा। बाकी ये बहुत ही कम यूज़ होगा, अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन आ भी रहा है तो यही फॉर्म में गिवन होगा, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो पैराबोला होता है। पैराबोला का स्ट्रक्चर आपने देखा है भाई, बनाया भी होगा। इस तरह का आप पढ़ोगे और एक इस तरह का पढ़ोगे। किसी बच्चे ने कहा था कि भाई इस तरह का भी एक पैराबोला है, इस तरह का भी पैराबोला है, तो बिल्कुल बात सही है, इस तरह के होते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। आपके सिलेबस में जस्ट ये 2 कंडीशंस वाले जो है वो इंक्लूड हैं। पेपर में भी यही आएंगे, लेकिन आपका मिड 1 में मेरे ख्याल से पेपर हो गया है तो ये वाली चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज होगी तो 4.2 और 4.3 जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। 4.3 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू 4.2। ठीक है, तो ये इस तरह का आपका जो है वो पैराबोला का स्ट्रक्चर होता है। अब अगर आप देखो तो ये जो पैराबोला बना हुआ है इसका जो फेस है वो अपवर्ड जा रहा है, और ये आपको थोड़ा बहुत कप टाइप लग रहा है। वैसे कप में भी ना लग रहा हो, लेकिन मान लेते हैं कि ये एक किस्म का कप है, क्योंकि जब भी आप पैराबोला बनाते हो तो वो थोड़ा बहुत कप की शेप दे ही रहा होता है। यहाँ पर हम सही नहीं बनाते तो इसलिए नहीं लगता, लेकिन थोड़ा बहुत कप की तरह शेप जो है वो दे रहा होता है। तो जब ये अपवर्ड जा रहा होता है तो उसको आप कहते हो कप अप, और जब ये डाउनवर्ड जा रहा होता है तो उसको आप क्या कहते हो, कप डाउन। ठीक है, बाकी इसको आप भी कह सकते हो कि भाई कप राइट, उसको आप कहते हो कप लेफ्ट, लेकिन ये आपके काम की चीज़ें नहीं है। तो आप सिंपली इन शेप्स की अगर आपको नाम याद रखने हैं कि भाई ये पैराबोला तो है लेकिन कौन सा है, भाई ये कप अप वाला पैराबोला है, ये कप डाउन वाला पैराबोला है, तो इस तरह आप कह सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है y = x²। आपको पता है आप जो है वो पॉइंट्स को प्लॉट करके जो है वो ग्राफ बनाते हो। सिंपली आप क्या करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे और 2 या 3 नंबर्स तक पॉजिटिव वाले भी लोगे, नेगेटिव वाले भी लोगे, फिर आप जो है वो पॉइंट्स को फाइंड करोगे और उनको प्लॉट करोगे तो आपके सामने पैराबोला बन जाएगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन गिवन है y = x²। x की जगह फॉर एग्जाम्पल मैंने 0 पुट किया तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो मैंने जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y क्या मिला, 0 मिल गया। तो आप इनके पॉइंट्स भी बना सकते हो कि भाई 0 पर मुझे 0 मिला, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल अब मैं अगेन x की जगह 1 पुट करता हूं तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब मैंने 1 पुट किया तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली, 1 मिली। ये हमारा x को रिप्रेजेंट करता है, जो फर्स्ट वाला होता है, और जो सेकंड वाला होता है वो हमारा y को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह अगेन मैं यहाँ पर जो है फॉर एग्जाम्पल माइनस का 1 पुट करता हूँ तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब है जब मैंने x की जगह -1 पुट किया तो मुझे y का वैल्यू क्या मिला, 1 मिला। इस तरह आप जो है पॉइंट्स को प्लॉट करते हो। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो 2 पुट करने पर मुझे क्या y की वैल्यू मिलेगी, 4 मिलेगी। तो इसका मतलब है 2, 4 हो जाएगा। फिर इसी तरह जब मैं यहाँ पर -2 पुट करूंगा, -2 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 4 ही होता है। इसका मतलब है जब मैंने x की जगह -2 पुट किया तो मुझे y का वैल्यू क्या मिला, 4 मिला।
तो ये सारे पॉइंट्स जब आप यहाँ पर प्लॉट करोगे तो आपको जो है एक इस तरह का कर्व मिलेगा जिसको आप पैराबोला कहते हो। सही है। अब आपको पॉइंट्स तो प्लॉट करना आती होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा यहाँ पर बना देता हूँ। आप कैसे बनाओगे भाई? फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 -2 -3 -1 -2 -3 +1 +2 +3। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये वाई पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव वाला और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ये आपको पता होना चाहिए, इतना डिटेल में मैं नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल ये वाली पॉइंट है 0,0, तो इसका मतलब 0,0 यही हो जाएगी। फिर फॉर एग्जांपल 1,1 है, तो 1,1 कहाँ होता है भाई? ये 1 हो गया पॉजिटिव का एक्स, 1,1 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह -1,1, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? माइनस का यहाँ होता है -1, फिर यहाँ पर ये मिल रहा है, तो इसका मतलब है ये यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। फिर इसी तरह 2,4, इसका मतलब है 2 मुझे जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ जाना है, 1 2 यहाँ पर 2 हो गया, और ये कितने कदम हमें ऊपर जाना है? 4, वाई पर हमें 4 तक जाना है, तो यहाँ पर हो गया। इसी तरह अगर मैं बात करूँ -2,4, तो इसका मतलब है 1 2 ये होगा माइनस का 2, और ये कहाँ तक जाएगा? 4 तक ही जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके सामने जो पॉइंट्स मिले, इन्हीं पॉइंट्स को हमें बस जस्ट जो है वो कंबाइन करना होता है, तो आपको जो है वो कर्व मिल रहा होता है। तो वो मैंने यहाँ पर जो है बड़ा सा बनाकर लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और पैरामीटर्स हैं जिनके तहत ही आपको पता चलेगा कि हमें ग्राफ कैसे बनाना है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो इस ग्राफ में, इसको आप बोलते हो टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ग्राफ को टर्न करवा रहा है। कैसे कर रहा है? अगर आप देखो तो फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि भाई ये जो ग्राफ है ये यहाँ से नीचे आ रहा था, इस पॉइंट ने इसको अगेन यहाँ पर ऊपर भेज दिया। या आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई ये इस साइड से ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ बन रहा है, फिर इस पॉइंट ने इसको टर्न कर दिया जिसकी वजह से ये ग्राफ ऊपर चला गया। तो इस टर्निंग की वजह से आप इस पॉइंट को क्या बोलते हो? टर्निंग पॉइंट बोलते हो। अब इजी वे आपके लिए यही है, तो मैंने यही बात बताई है, वरना इसको थोड़े से डिफरेंट अंदाज से भी बताया जा सकता था। लेकिन आप क्या बोलोगे कि भाई ये ग्राफ को टर्न करवा रहा है, जिसकी वजह से हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी पैराबोला का ही है, लेकिन इस पॉइंट का एक स्पेसिफिक काम है, जिस वजह से हमने इसको एक स्पेसिफिक नाम भी दिया हुआ है, जो कि हमने टर्निंग पॉइंट दिया हुआ है। काम क्या है कि भाई ये ग्राफ को टर्न करवा रहा है, तो इसलिए हमने इसके कोऑर्डिनेट्स भी स्पेसिफिक कर दिए हैं, जो कि है h, k। तो जब भी पैराबोला की कोई भी टर्निंग पॉइंट होगी तो उसको आप h, k से रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस पैराबोला की टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, h, k कौन से हैं, तो आप सिंपली क्या करोगे? उस पॉइंट के ही बारे में बताओगे कि ये कौन सा पॉइंट है भाई? 0,0 पॉइंट है। तो इसका मतलब है आपका टर्निंग पॉइंट इस पैराबोला का क्या हो जाएगा? 0,0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपका टर्निंग पॉइंट है, इसको आप वर्टेक्स भी बोलते हो पैराबोला की। ठीक है, तो यही जो टर्निंग पॉइंट है, इसको आप एक्सट्रीम वैल्यू भी मेरे ख्याल से बोलते हो। टर्निंग पॉइंट तो आपने बोल दिया, वर्टेक्स भी आप बोलते हो पैराबोला की। तो ये तो आपको टर्निंग पॉइंट के बारे में पता चल गया। अब आपने एक और चीज़ गौर की होगी, वो क्या है कि जब आपने पॉजिटिव का 1 पुट किया आपको रिजल्ट 1 मिला, जब आपने नेगेटिव का 1 पुट किया आपको रिजल्ट 1 मिला, जब आपने पॉजिटिव का 2 पुट किया आपको रिजल्ट 4 मिला, जब आपने नेगेटिव का 2 पुट किया आपको रिजल्ट क्या मिला? 4 मिला। इसका मतलब है आप जब भी पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर रहे हो या नेगेटिव वैल्यूज पुट कर रहे हो, आपको रिजल्ट एक ही मिल रहा है। और वो एक ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, पॉजिटिव पुट करोगे तो स्क्वायर उसका पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव पुट करोगे तो तब भी उसका स्क्वायर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर आप देखो कि पैराबोला में एक ये भी स्पेसिफिकेशन होती है कि चाहे आप पॉजिटिव पुट करो या नेगेटिव पुट करो, आपको वाई वैल्यू एक ही मिल रही है। तो यही चीज हमें यहाँ पर लेके आती है सिमेट्री की तरफ। भाई सिमेट्री क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मैं खड़ा हूं, मेरे सामने शीशा होगा, तो हम दोनों क्या होंगे? आपस में सिमेट्रिक होंगे, सेम होंगे। सिमेट्रिक का मतलब ही यही होता है सेम, जो चीज़ इधर है वही चीज़ उधर होगी। तो यहाँ पर आप फोकस करो कि जो ग्राफ आपका यहाँ बन रहा है वही यहाँ पर बन रहा है। तो इस पैराबोला में हमारे पास एक ब्यूटी होती है जिसको हम कहते हैं, वो होती है हमारे पास सिमेट्री, कि भाई पैराबोला जब भी आप बनाओगे सेम टू सेम ग्राफ इस साइड भी होगा तो वो सेम ग्राफ इस साइड भी होगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाला ग्राफ बनाना है पैराबोला का, तो उतना ही यहाँ बनाओगे जितना आपका यहाँ होगा। जो आपका इस क्वाड्रेंट में है वही आपका इस क्वाड्रेंट में होगा। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी इधर उधर चीज़ है तो इसका मतलब है वो ग्राफ गलत है आपका। वैसे तो हम ऐसे ही बना रहे हैं, लेकिन जब आप इसको बाकायदा कैलकुलेटेड वे में बनाओगे तो आपको देखेगा कि जितना ग्राफ इस साइड जा रहा है उतना ही ग्राफ इस साइड जा रहा है। इसी चीज़ को आप कहते हो सिमेट्री। अब सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री क्या है भाई? जो चीज़ इधर है वही चीज़ उधर होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने इस तरह का एक पैराबोला बना है, तो पैराबोला सिमेट्रिक ग्राफ होता है कि भाई जो टर्निंग पॉइंट से ग्राफ लेके यहाँ वाली साइड जा रहा है या इस साइड जा रहा है, दोनों साइड सेम ग्राफ जाएगा। या फॉर एग्जांपल आपका टर्निंग पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है, तो आपका ग्राफ जितना इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा।
तो कभी कभी आप क्वेश्चन देखोगे कि आपके सामने जस्ट टर्निंग पॉइंट गिवन होगा कि भाई यहाँ पर जो है वो टर्निंग पॉइंट गिवन है या यहाँ पर गिवन है, और आप पैराबोला बनाओ, तो आप ये नहीं बना सकते कि भाई इस तरह का पैराबोला या इस तरह का पैराबोला या इस तरह का पैराबोला। आपको ये नहीं कह सकते कि भाई मैं पैराबोला कैसे बनाऊं, कुछ गिवन नहीं है। तो आपके पास एक कैरेक्टर मौजूद है कि भाई पैराबोला का ग्राफ सिमेट्रिक होता है, तो आप जितना यहाँ पर लेके जाओगे उतना ही आपको यहाँ पर भी लेके जाना होगा। तो यही होती है हमारी सिमेट्री। अब हमारे पास एक सिमेट्रिकल लाइन भी होती है जो हमारी हेल्प करती है कि भाई ग्राफ आपका कैसे सिमेट्रिक होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई भी टर्निंग पॉइंट गिवन है 1,7 और आपसे कहा जा रहा है कि भाई पैराबोला बनाओ, तो अभी ये कैसे बनेगा भाई, ये देखो फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आप समझ जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें बनाना क्या है 1,7, तो ये 1 हो गया। अब हमें 7 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब है ये कुछ यहाँ पर आएगा, तो आपका टर्निंग पॉइंट यहाँ पर बन रहा है। तो यहीं से आप जो है वो सिमेट्रिकल बस आप जो है वो पैराबोला बनाओगे और आपके सामने ग्राफ आ जाएगा। अगर आपके सामने कोई और डेटा गिवन नहीं है तो बस आपको पता है कि भाई पैराबोला आपका सिमेट्रिक होता है, तो इसी टर्निंग पॉइंट से लेके आप कुछ पैराबोला का ग्राफ यहाँ पर लेके जाओगे और वही सेम टू सेम इस साइड भी लेके जाओगे। तो ये जो सिमेट्रिकल लाइन है वो हमारी x = h के बराबर होती है। ये जो सिमेट्रिकल लाइन है x = h, यहाँ पर h वही है जो आपका यहाँ पर टर्निंग पॉइंट पर मिला होता है। टर्निंग पॉइंट ये क्या है हमारा, h का मान k है, टर्निंग पॉइंट h हमारा ये हो गया, k हमारा ये हो गया, h की वैल्यू हमारे पास 1 है और k की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो ये जो h है यही हमारी जो है वो सिमेट्रिकल लाइन होती है। तो इसका मतलब है आप 1 पर जाके जो है एक लाइन खींचोगे जो कि हमारी वर्टिकल लाइन होगी, जो कि यही हमारा लाइन है। अब इसका मतलब है इसी लाइन के तहत आपको जो है वो सिमेट्रिकल ग्राफ बनाना है कि भाई इस पॉइंट से जितना ग्राफ आपका यहाँ जाएगा उतना ही ग्राफ आपका यहाँ जाएगा। यही होती है हमारी सिमेट्रिकल लाइन। उसके बाद है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है भाई हर वो पॉइंट जहां पर जो है वो y की वैल्यू 0 हो उसको आप क्या कहते हो, एक्स इंटरसेप्ट कहते हो। और ये चीज़ आपको ग्राफ में एक की जगह दिखेगी कि भाई आपके पास सिर्फ एक्स एक्सेस ही वो जगह है जहां पर y की वैल्यू 0 होती है, उसके अलावा आपको कहीं भी y की वैल्यू 0 नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो है वो y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, यहाँ पर नहीं हो सकती, यहाँ पर नहीं हो सकती, यहाँ पर नहीं हो सकती, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सेस ही है जहाँ पर जो है वो y की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है भाई, एक्स एक्सेस आप ये कह लो। और अगर आप पॉइंट देखो यहाँ पर जो है 1 है तो इसका पॉइंट क्या होता है 1, 0, 2, 0, 3, 0, -1, -0, -2, 0। तो पूरी एक्स एक्सेस को आप क्या बोलते हो, एक्स इंटरसेप्ट कहते हो। आपके सामने जब भी कोई इक्वेशन आए y = x² -4 फॉर एग्जाम्पल, और आपसे कहा जाता है कि भाई इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करो, तो इसका मतलब है आपसे कहा जा रहा है कि भाई ऐसा पॉइंट फाइंड करो जहां पर जो है y की वैल्यू 0 हो। तो जब भी इस इक्वेशन का फॉर एग्जांपल एक्स इंटरसेप्ट मांग रहा है तो जहां पर भी y होगा वहां पर 0 पुट कर दोगे, बाकी आप x के लिए सोल्व करोगे। तो ये क्या हो जाएगा 4 = x² और x की वैल्यू जो आ जाए +-2 आ जाएगी। तो आपके एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या आ गए, +-2 आ गए। तो आप इनको पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्या हो जाएगा भाई, आपके सामने हो जाएगा 2, 0 और -2, 0। सही है। इसी जगह अगर आपसे कहा जाता है कि भाई y इंटरसेप्ट फाइंड करो, तो y इंटरसेप्ट का मतलब है भाई ऐसे पॉइंट्स जहां पर जो है वो x की वैल्यू 0 हो। तो भाई यहां पर सिर्फ y एक्सिस ही वो लाइन है जहां पर जो है वो आपके x के वैल्यू 0 होते हैं, क्योंकि x यहां पर 0 नहीं हो सकता, यहां पर 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 नहीं हो सकता। वो y एक्सिस ही है जहां पर जो है वो x के वैल्यू 0 होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल इसी इक्वेशन से आपको कहा जाए कि भाई y इंटरसेप्ट फाइंड करो, तो इसका मतलब है जहां पर भी x है वहां पर जो है वो 0 पुट कर दो। तो y = 0² -4, y = क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो आपका y इंटरसेप्ट इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो इसको आप पॉइंट के फॉर्म में कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे 0, -4। सिंपल। या तो आप ये दो पॉइंट्स याद रख लो, x इंटरसेप्ट की पॉइंट क्या होती है x, 0 और y इंटरसेप्ट की पॉइंट क्या होती है 0, y। तो जब भी किसी भी इक्वेशन का आपसे x इंटरसेप्ट पूछे तो उसमें आपको ये वाला पॉइंट पुट करना है, और अगर आपको y इंटरसेप्ट पूछे तो आपको 0, y पुट करना है। यही होता है इंटरसेप्ट। अब इसका पैराबोला में क्या काम है, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस। तो जब भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करोगे तो इसका मतलब है वो ग्राफ एक्स को उन जगह पे टच करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इस इक्वेशन की, ये मैं मिटा देता हूं। फॉर एग्जांपल हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं।
एक्स इंटरसेप्ट हम कैसे फाइंड करते हैं भाई, जहाँ पर जो है वो y की वैल्यू 0 हो तो ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसका मतलब है आपका एक्स इंटरसेप्ट क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट का क्या मतलब होगा पैराबोला में कि भाई वो पैराबोला आपका एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट पर टच करेगा। तो यहाँ पर जो है वो जस्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब है वो पैराबोला एक्स एक्सिस को जस्ट 0 पर टच करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई 0, 0 पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर 0 है, इसका मतलब है ये पैराबोला जस्ट एक्स एक्सिस पर 0 को ही टच कर रहा है। अगर आप दूसरी जगहों पर देखो तो किसी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। अगर हम इसी का जो है वो y इंटरसेप्ट फाइंड करें तो y इंटरसेप्ट का मतलब होता है x की जगह 0 पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 0। ये हमारा y इंटरसेप्ट आ गया। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि वो पैराबोला y एक्सिस की किस किस पॉइंट को टच करेगा। तो यहाँ पर जस्ट 0 आया तो इसका मतलब है y की 0 पॉइंट पर जाके जो है वो पैराबोला टच करेगा। अगर आप देखो तो ये y पर भी 0 पर ही टच कर रहा है तो इसका मतलब है ये पैराबोला भी जस्ट y एक्सिस पर 0 को ही टच कर रहा है तो इसका y इंटरसेप्ट क्या है 0 है। तो यही दो काम है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के पैराबोला में। x इंटरसेप्ट का मतलब है कि वो x एक्सिस के किस किस पॉइंट पे टच करेगा पैराबोला और y इंटरसेप्ट का मतलब है कि वो y एक्सिस पर किस किस पॉइंट पर उसको टच करेगा। तो यहाँ पर आप देखो x इंटरसेप्ट भी 0 आया, y इंटरसेप्ट भी 0 आया, इसका मतलब है ये दोनों एक्सिस के 0 पर ही टच करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप देखो तो इसके अलावा वो किसी को भी टच नहीं कर रहा। आपने देखा कि हमारे पास पैराबोला में एक टर्निंग पॉइंट होता है। अब वो टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास एक ही टर्निंग पॉइंट है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो मैक्सिमम भी हो और मिनिमम भी हो। दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम होगा या तो वो टर्निंग पॉइंट आपका मिनिमम होगा। तो ये हमें बताएगा हमारा जो फैक्टर है, जो पैरामीटर है वो है ए ही हमें बताएगा कि आपका जो टर्निंग पॉइंट है वो मिनिमम है या मैक्सिमम है। वो कैसे, आपके सामने गिवन है फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि a की वैल्यू क्या है तो आप कहोगे कि भाई a की वैल्यू जो है वो 1 है। तो याद रखो जब भी a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो आपका हमेशा पैराबोला अपवर्ड बनेगा, उसका फेस जो है वो अप होगा, उसका जो शेप है वो कप अप बनेगा। जब भी आपका a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा मतलब कि पॉजिटिव होगा तो उसका शेप जो है, उसका जो फेस है पैराबोला का वो अपवर्ड बनेगा। ठीक है, अगर आप देखो ये पैराबोला यहाँ से टर्न होके यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ आके यहाँ पे अगेन इस पॉइंट पर टर्न हो रहा है, ये हमारी टर्निंग पॉइंट है इसकी, ये यहाँ तक टर्न होके फिर अगेन ऊपर जा रहा है। या आप ये बोल सकते हो अगर ये ग्राफ यहाँ से नीचे आके अगेन यहाँ तक की पॉइंट पर आकर टर्न होके फिर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है ये ग्राफ मिनिमम इस पॉइंट तक जा सकता है। तो ये पॉइंट हमारी यहाँ पर क्या हो गई, मिनिमम हो गई, क्योंकि ये मिनिमम इसी पॉइंट तक जो है वो नीचे आ सकता है, उसके बाद ये टर्न होके फिर ऊपर जा रहा है। तो तभी आप कहते हो कि ये हमारी यहाँ पर क्या मिल रही है, मिनिमम पॉइंट मिल रही है। तो जब भी आपका पैराबोला का फेस जो है वो अपवर्ड होगा, इसका मतलब है उसका a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, और वहां पर आपको टर्निंग पॉइंट क्या मिल रही है, मिनिमम मिल रही है। तो इसका मतलब है ये जो टर्निंग पॉइंट है वो आपकी मिनिमम पॉइंट है, जो कि आपको बता रही है कि आपका पैराबोला जो है वो मिनिमम इसी पॉइंट तक आ सकता है, उसके बाद वो टर्न हो जाएगा। तो ये है आपकी मिनिमम पॉइंट। तो इसको भी आप h का के से लिखोगे और आप क्या कहोगे कि ये हमारा मिनिमम पॉइंट है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब भी आपका a ग्रेटर देन 0 होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आपका जो ग्राफ है वो इस तरह बनेगा, जो कि अपवर्ड बन रहा है, जिसका फेस जो है वो अप है, कप अप है। तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, मिनिमम पॉइंट मिलेगा। ये टर्निंग पॉइंट तो है, लेकिन कौन सा टर्निंग पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है, क्योंकि ये आपको मिनिमम पॉइंट बता रहा है कि भाई ये सिर्फ इतना ही मिनिमम आ सकता है, उसके बाद ये टर्न होकर अपना ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अब वो मिनिमम वैल्यू आपको के बताएगा। देखो अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर जो है वो कोई भी आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ मिनिमम वैल्यू की। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई a जो है वो ग्रेटर देन 0 है और आपका h कामा k जो है वो बराबर है आपका फॉर एग्जांपल 3,2 के। ठीक है, तो 3,2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। a आपका ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है आपका ग्राफ जो है वो अपवर्ड बनेगा। तो अब ये जो आपके सामने पॉइंट आया इसको आप क्या कहोगे, मिनिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट का क्या मतलब है कि भाई ये मिनिमम यहीं तक आ सकता है ग्राफ, इसके बाद ये ऊपर ही जाएगा, इससे कम नहीं हो सकता। अगर कोई कम से कम हो सकता है तो फिर सिर्फ यही वो पॉइंट है जहां तक ये ग्राफ आ सकता है, इसके बाद ये ऊपर ही जाएगा, इससे नीचे नहीं आ सकता। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि भाई ये हमारा मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू का क्या मतलब है, एच का के, ये पॉइंट जो मिनिमम है इसमें आपका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो के होगा। मिनिमम वैल्यू हमारा क्या है, के होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिनिमम वैल्यू अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 है। तो इसका मतलब है आप यहाँ पर जो भी इसकी इक्वेशन है उसमें कुछ भी पुट करोगे तो मिनिमम आपको 2 लाजमी मिलेगा, 2 से कम नहीं मिलेगा। 2 से ज्यादा हो सकता है लेकिन मिनिमम में मिनिमम आपको 2 वो वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा।
जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे, जो एक्सरसाइज उसको करेंगे, तब भी वहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही है कि भाई आपका ग्राफ इससे नीचे आ ही नहीं सकता, मिनिमम पॉइंट ही यही है, इससे वो ग्राफ ऊपर ही जाएगा, तो ये उसका पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और आप उस इक्वेशन में जो भी वैल्यू पुट करोगे आपको मिनिमम में मिनिमम आपको सिर्फ 2 ही मिलेगा, उससे फिर वो ज़्यादा ही आपको के वैल्यू मिल रही होगी जो भी ये आपकी अपवर्ड जा रही हैं। ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर जस्ट 2 ही है, यहाँ पर 3 है, 4 है, 1 है, तो ये ग्राफ आपको 2 पर तो मिलेगा, मिनिमम 2 पर ही मिलेगा, 2 से नीचे नहीं मिलेगा आपको, 2 से फिर ऊपर ही मिलेगा आपको। तो यही वो चक्कर है मिनिमम वैल्यू और मिनिमम पॉइंट का। अब जब भी आपके सामने a ग्रेटर देन 0 हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल आपके सामने गिवन है माइनस का 2x² + 3, यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो a का वैल्यू माइनस का 2 है, इसका मतलब है कि लेस देन 0 है, नेगेटिव है। तो जब भी आपका a लेस देन 0 होता है तो आपका ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड बनता है। जब भी a आपका लेस देन 0 होगा आपका ग्राफ क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये ग्राफ बना देता हूँ, इस तरह का आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर a जो है वो लेस देन 0 है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है, सिर्फ इसी पॉइंट को टच करके फिर ये टर्न होकर नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम यहीं तक जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो ये वाला अब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई ये मैक्सिमम इसी पॉइंट तक ग्राफ जा सकता है, फिर उसके बाद ये वापस नीचे आएगा। अब ये नीचे पता नहीं कितना जाएगा कि हम मिनिमम फाइंड ही नहीं कर सकते कि भाई ये मिनिमम नीचे कितना जाएगा, उसका हम फाइंड ही नहीं कर सकते। लेकिन मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि भाई ये मैक्सिमम इसी पॉइंट को टच कर सकता है, उसके बाद ये फिर अगेन टर्न होकर नीचे आ जाएगा। तो ये हमारी पॉइंट क्या होगी, मैक्सिमम पॉइंट होगी। ये जो टर्निंग पॉइंट इस ग्राफ में बन रही है वो मैक्सिमम है, और ये तभी होगा जब आपका a जो है वो लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, अगेन मैक्सिमम वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या होगी, k होगी। इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर ये जो आपके सामने मैक्सिमम h का k आया कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको k वैल्यू यहाँ पर ये मिलेगा, फिर उससे आपको नीचे ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको k वैल्यू नहीं मिलेगा। आप जब उसमें x के वैल्यूज पुट करोगे, जो भी आप ग्राफ जितना भी लंबा लेके जाना चाहते हो। तो याद रखो, यहाँ पर मैंने समराइज करके भी लिखा हुआ है कि जब भी a लेस देन 0 होगा तो आपका ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा, और आपकी पॉइंट फिर क्या होगी, वो टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम होगी। क्योंकि आप यहाँ से भी देख सकते हो कि ये ग्राफ मैक्सिमम इसी पॉइंट तक जा रहा है, फिर अगेन टर्न होकर नीचे आ रहा है, और आपकी मैक्सिमम वैल्यू फिर आप किसको कंसिडर करोगे, k को ही कंसिडर करोगे, जो आपको h, k में मिलेगी। उसके बाद है सिमेट्रिकल लाइन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि भाई इसकी सिमेट्रिकल लाइन क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने जो है वो टर्निंग पॉइंट 2, 3 गिवन है, ये 1, 2, 3, इसका मतलब है यहाँ पर गिवन है, और आपका पैराबोला जो है वो फॉर एग्जांपल डाउनवर्ड बन रहा है। तो सिमेट्रिक लाइन क्या होती है भाई, जो आपका h का वैल्यू है वही आपका जो है वो सिमेट्री है। तो h का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर आप एक सिमेट्रिकल लाइन बना दो। इसका मतलब क्या है कि इस टर्निंग पॉइंट से जितना ग्राफ यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, यही हमारी सिमेट्री होती है। एक्स इंटरसेप्ट कि भाई पैराबोला x की किन किन पॉइंट्स को टच करेगा, y इंटरसेप्ट का मतलब है कि भाई पैराबोला आपका किन किन पॉइंट्स के y एक्सिस पर टच करेगा। अब ये जो आपके सामने वर्टेक्स फॉर्म गिवन है y = ax - h होल स्क्वायर प्लस का k। अब ये जो आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका टर्निंग पॉइंट फाइंड करना इस वाले फॉर्म से ज़्यादा इजी होता है। कैसे, ये फॉर्म मैंने आपको कहा कि हेल्पफुल होता है ग्राफ बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टर्निंग पॉइंट मिल जाता है। फिर अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं भी गिवन तो हम सिमेट्री के तहत जो है वो अपना ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, मुझे बताओ इसमें से टर्निंग पॉइंट कैसे निकालोगे। तो आपको ये फॉर्म तो पहले याद करना पड़ेगा, y = ax - h होल स्क्वायर प्लस का k। तो अब इसका टर्निंग पॉइंट कैसे निकालोगे, ये जो आपके सामने इंटरनल में h लिखा हुआ है, ये अगर नेगेटिव में है तो इसको आप पॉजिटिव कर दोगे, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको आप नेगेटिव कर दोगे, और k आपका चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो सेम रहेगा। तो इस इक्वेशन का टर्निंग पॉइंट क्या हो गया, h, k हो गया। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है y = 2, और यहाँ पर लिखा है x - 1 होल स्क्वायर प्लस का 4। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है जो कि वर्टेक्स फॉर्म में है। आप देख सकते हो ये दोनों फॉर्म आपस में मैच कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई इस फॉर्म में से मुझे, इस इक्वेशन में से मुझे जो है वो टर्निंग पॉइंट बताओ वो क्या होगी, तो आप सिंपली क्या करोगे, इसको देखोगे, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव कर दोगे, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव कर दोगे। बाकी ये जो आपकी k की वैल्यू है इसको आप जो है वो सेम ही रखोगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो ये इसका टर्निंग पॉइंट आ गया। फॉर एग्जाम्पल इसी इक्वेशन में ये प्लस का 1 होता तो फिर आप क्या करते भाई, अगर ये पॉजिटिव है तो टर्निंग पॉइंट में ये क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव हो जाएगा, और k आपका सेम रहेगा जो आपका 4 है। इसको आप इक्वेट भी करवा सकते हो कि भाई ये आपकी a की वैल्यू है, ये आपकी h की वैल्यू है, ये आपकी k की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने गिवन हो y = -2x - 3 होल स्क्वायर प्लस का 9।
मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मुझे इसका टर्निंग पॉइंट बताओ, तो आप कैसे बताओगे? सिंपली आपका टर्निंग पॉइंट किसके बराबर हो जाएगा? आपका बराबर हो जाएगा जी, ये नेगेटिव का 3 है तो इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, और 9 आपका सेम पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका टर्निंग पॉइंट क्या हो गया? 3, 9। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है, वो आप कैसे बताओगे? आप सिंपली इस ए को चेक करोगे। ए आपका यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है, इसका मतलब है कि लेस देन 0 है। आपका नेगेटिव जब ए होता है तो आपका पॉइंट क्या होता है? टर्निंग पॉइंट। आपका टर्निंग पॉइंट जो है वो मैक्सिमम होता है। जब आपका ए ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है, तो आपका जो टर्निंग पॉइंट है वो आपका मिनिमम होता है, और जब आपका लेस देन 0 होता है तो इसका मतलब है वो टर्निंग पॉइंट आपका मैक्सिमम होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि 4x + 2 सिंपल यही लिखा हुआ है, y = लिख देते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर आप कहोगे कि सर k तो गिवन ही नहीं है, तो k गिवन नहीं है तो इसका मतलब है k आपका क्या है? 0 है। तो इसका टर्निंग पॉइंट क्या हो जाएगा? -2, 0। ये पॉजिटिव है तो टर्निंग में आपका नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, ये मिनिमम बनेगा या मैक्सिमम बनेगा? ए आप देखो तो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि ये आपका पॉइंट मिनिमम बनेगा। यहाँ पर मैंने वो 2 पॉइंट्स आपको लिख के बताए भी थे। अब मैं अगर आपको कहूँ कि मुझे इसकी सिमेट्रिक लाइन बताओ, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इस इक्वेशन की मुझे सिमेट्रिक लाइन बताओ, तो सिमेट्रिक लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x = h। यहाँ पर h आपके पास क्या है? -2। इसका मतलब उसकी लाइन किसके बराबर होगी? x = -2 के। ये इसकी सिमेट्रिक लाइन हो जाएगी इस इक्वेशन की। इसकी पॉइंट हमने फाइंड कर ली। अब मैं आपको कहता हूँ कि भाई मुझे इस इक्वेशन की आप टर्निंग पॉइंट भी बताओ, सिमेट्रिक लाइन भी बताओ आप मुझे, और मुझे आप जो है वो इसकी टर्निंग पॉइंट मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी वो भी बताओ। तो सबसे पहले टर्निंग पॉइंट की बात करते हैं। इसका मतलब है h, k किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर माइनस का a है, इसका मतलब है टर्निंग पॉइंट में वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस का 3 सेम रहेगा। तो इसका मतलब है कि इसकी टर्निंग पॉइंट क्या है? a, 3 है। ये मिनिमम है या मैक्सिमम है? आप सिंपली a को चेक करोगे। a को चेक करो तो a यहाँ पर क्या है? -2 है, इसका मतलब है कि लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है ये टर्निंग पॉइंट आपका क्या बनेगा? मैक्सिमम बनेगा। तो ये वाला टर्निंग पॉइंट आपका क्या है? मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है? आप इसका रीज़न जस्ट ये भी लिख सकते हो, a इज़ लेस देन 0, सिंपल। ओके। अच्छा, इसकी अगर मैं कहूँ कि भाई सिमेट्रिक लाइन क्या होगी, तो सिंपली h की वैल्यू क्या है? a है, इसका मतलब है x = a, इसकी सिमेट्रिक लाइन हो जाएगी। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से वर्टेक्स फॉर्म से हर चीज़ फाइंड कर सकते हो। आपने वर्टेक्स फॉर्म में देखा y = ax - h होल स्क्वायर प्लस का k, इसमें h भी है, k भी है, a भी है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब ये आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी है 4.1 का, और कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं, तो वो आपकी दोनों चीज़ें क्लियर कर देगा। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ए पैरामीटर है इसका क्या असर पड़ता है हमारी इक्वेशन पर या ग्राफ पर। सबसे पहले तो मैंने लिखा है कि भाई ए आपको डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन कैसे बताता है? कि भाई ए ही तो आपको बताता है कि आपका पैराबोला जो है वो अपवर्ड बनेगा या वो आपका डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ हमें ए क्या बताती है? जब आप ए को इंक्रीज करते हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो उसका ग्राफ जो है वो नैरो हो जाता है, और जब आप उसी ए को डिक्रीज करोगे तो वो वाइड होता जाएगा, खुलता जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई हो, मैं लिखता हूँ 2x² + का 4x + का 3। ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं कि भाई इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम कर रहा हूँ इस तरह आपका जो है वो ग्राफ बन रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर ए क्या है? आपके पास ए जो है वो 2 है। जैसे जैसे आप ए को इंक्रीज करते जाओगे ये ग्राफ जो है वो आपका नैरो होता जाएगा। मिसाल के तौर पर अभी ये ए बना हुआ है, अगर मैं ए को जो है वो यहाँ पर 3 कर दूँ या ए को जो है मैं 4 कर दूँ, फॉर एग्जांपल इसी में ए को मैं 4 कर देता हूँ, 4x² + 4x + 3, तो आपका ये जो ग्राफ है ये नैरो होता जाएगा। अभी ये देखो कितना वाइड ओपन है, तो ये क्या होता जाएगा? ये नैरो होता जाएगा, ये इस तरह से नैरो होता जाएगा। जैसे जैसे आप ए को इंक्रीज करोगे ये और नैरो होता जाएगा, जैसे जैसे आप ए को इंक्रीज करोगे ये और नैरो होता जाएगा। तो यही हमारा मेन पॉइंट है, जैसे जैसे ही आप ए को इंक्रीज करोगे आपका जो पैराबोला का जो फेस है वो नैरो होता जाएगा, और जितना आप डिक्रीज करोगे, फॉर एग्जांपल पैराबोला इस तरह का है, आपने जो है वो ए का वैल्यू डिक्रीज किया तो ये पैराबोला खुलता जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले जो वो इस तरह बना हुआ है, फॉर एग्जांपल ये इसका टर्निंग पॉइंट है तो ये पहले इस तरह बना हुआ है। आप जैसे जैसे ए की वैल्यू डिक्रीज करोगे तो ये इस तरह बनता जाएगा। अगेन आप डिक्रीज करोगे ये और खुलता जाएगा। इसी तरह अगर आप ए का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो टर्निंग पॉइंट है, तो फॉर एग्जांपल पहले जो है आपका पैराबोला इस तरह का था, अगर आपने ए की वैल्यू इंक्रीज कर दी तो ये नैरो होता जाएगा। ये फर्क एक और पड़ता है ए की वजह से। ठीक है। उसके बाद है एच हमें क्या बताता है? एच हम पर जो है वो कौन सा असर छोड़ता है पैराबोला पर? एच का काम होता है शिफ्टिंग, जो कि हॉरिजेंटली कर रहा होता है। आपको पता है
एच कामा के हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं टर्निंग पॉइंट के। तो ये जो एच है ये हमारी हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग करती है और जो के है वो हमारी वर्टिकल शिफ्टिंग करती है। दोनों चीज़ें हम एक साथ कवर कर रहे हैं। तो पहले मैं ये मिटा दूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी एक पैराबोला है, मैं लेबलिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा टर्निंग पॉइंट यहाँ पर है जो कि है हमारा 2,1। ठीक है, अभी हम कोई भी एक पैराबोला बनाते हैं, इसका टर्निंग पॉइंट क्या है 2,1। अब याद रखो एच जो होता है वो आपको हॉरिजेंटली शिफ्ट की तरफ लेके जाता है और जो के होता है वो आपका वर्टिकल शिफ्ट करता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो एच आपका बाय डिफॉल्ट जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर आप जितना एच का वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ाते जाओगे वो आपका राइट साइड उतना टर्निंग पॉइंट शिफ्ट होता जाएगा। अगर आप यहाँ पर कोई नेगेटिव रखोगे तो वो आपका लेफ्ट साइड शिफ्ट होता जाएगा। सेम गोज फॉर जो है वो के, लेकिन ये अब वर्टिकल होगा। अगर आप यहाँ पर के पर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो ये आपका जो टर्निंग पॉइंट है वो ग्राफ को ऊपर लेके जाएगा, और ये अगर आप नेगेटिव करोगे तो ये उतना नीचे आता जाएगा। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल इसका टर्निंग पॉइंट जो है वो 2,1 है, तो इसकी हम इक्वेशन बना सकते हैं ax-2 होल स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, ये अभी फॉर एग्जाम्पल इस पैराबोला की जो है वो इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो h की वैल्यू 2 है, 2,1, k की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हमारी टर्निंग पॉइंट के हिसाब से ये इक्वेशन सही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस h की वैल्यू को 3 कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, जो टर्निंग पॉइंट 2 पर था अब ये 3 पर आ जाएगा। अब ये पैराबोला कुछ इस तरह बनेगा। अगर आप देखो यहाँ पर तो 3,1 हो गई टर्निंग पॉइंट। अगर मैं इसको 4 कर देता हूँ, अगर आप देखो तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव नंबर को इंक्रीज करता जा रहा हूँ, अगर मैं 4 कर दूंगा तो ये अगेन शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा और ये पैराबोला कुछ इस तरह बनेगा। इसी तरह अगर आप नेगेटिव वैल्यू जो है वो रखते जाओगे तो आपका ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड आता जाएगा। सेम गोज फॉर के, अगर आप के को पॉजिटिव नंबर से ही इंक्रीज करोगे, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट के पॉजिटिव होता है, यहाँ पर 1 है, अगर आप इसको 2 कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक 1 से लेके 2 तक आ जाएगा। अगर आप इसको 3 करोगे तो ये 1 से लेके जो है वो 3 तक आ जाएगा। इसी तरह अगर आप कोई नेगेटिव करोगे तो ये उतने यूनिट्स जो है वो डाउनवर्ड जाता जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तीनों को जो है वो समराइज करके लिखा भी हुआ है कि एच जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होती है। एक डेस्मोस जो है वो सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ पर आप चेक करोगे आपको ज़्यादा समझ आएगा। अभी मेरे पास जो है वो इतना सोर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, इतना जो है वो फैसिलिटी नहीं है, वरना मैं आपको उस पर भी करके दिखाता। एक्सरसाइज 4.1 की बात करें तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप डेस्मोस पर जो है वो जस्ट आपकी ऑब्जर्वेशन के लिए है, आपके कॉन्सेप्ट के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो भी मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट वर्जन में करके बताया कि भाई कौन सा वैल्यू किस तरह जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है हमारे ग्राफ को और इक्वेशन को। ठीक है, वो मैंने आपको वहाँ पर बता दिया है। मजीद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लाजमी डेस्मोस पर जो है वो इन चीज़ों को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में है स्टेट द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x, स्केच द कर्व इंडिकेटिंग y इंटरसेप्ट। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, उन्हीं को हमें देखकर जो है वो ग्राफ भी बनाना है, उनका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो भी बताना है, और हमें इंडिकेट करना है y इंटरसेप्ट को। y इंटरसेप्ट को देखकर ही हमें जो है वो कर्व बनाना है जो भी इसका ग्राफ बनेगा। पहला अगर हम देखें a में हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू a, हम करते हैं y। यहाँ पर मेरे ख्याल से 5 या 6 थे, तो उनमें से जिनमें से मुझे लगा कि ये डिफरेंट है बाकियों से तो वो मैंने वही लिखे हैं, बाकी जो सेम है वो मैंने नहीं किए। a में है भाई 2x-3 होल स्क्वायर प्लस का 1। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसका मैक्सिमम बनेगा या मिनिमम बनेगा तो आप सिंपली देखोगे कि भाई a जो है वो इसका 2 के बराबर है, इसका मतलब है a ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर इसका मतलब है कि मिनिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, मिनिमम आएगा h कामा k आप कह सकते हो। तो इसका मिनिमम h कामा k क्या आएगा भाई, आपका आएगा जी ये 3,1। यहाँ पर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये 1 आपका सेम रहेगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी k होती है मिनिमम वैल्यू, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 1। इसकी करस्पॉन्डिंग x वैल्यू क्या है, ये 1 हमें किस पॉइंट पर मिला भाई 3, जब हमने पुट किया होगा x की जगह तभी हमें जाके जो है 1 मिला है। तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू तो 1 है, लेकिन किसके करस्पॉन्डिंग में, 3 के करस्पॉन्डिंग में। तो यहाँ पर ये जो कह रहा है ना करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x, तो वो हमारी 3 हो जाएगी यहाँ पर, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 1 हो जाएगी। तो पॉइंट भी हमने अपनी तरफ से निकाली। अब ये कह रहा है स्केच द कर्व इंडिकेटिंग द y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट भी हमें फाइंड करना है, ताकि ये देखना चाहता है कि ग्राफ जो है वो y को किस जगह पर टच कर रहा है। तो यहाँ पर हम y इंटरसेप्ट को फाइंड कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है भाई, ऐसी जगह जहाँ पर जो वो x का वैल्यू क्या हो 0 हो, तो y इज इक्वल टू आप 0, y, इसको आप क्या कहते हो y इंटरसेप्ट। ये मैं लिख देता हूँ बाकायदा। ठीक है,
y इंटरसेप्ट हमें चाहिए। तो y इंटरसेप्ट आप कैसे फाइंड करते हो भाई, जहां पर भी जो है वो x की वैल्यू 0 होती है उसको हम क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो इस इक्वेशन में जहां पर भी आपको x नजर आए वहां पर आप जो है वो 0 पुट कर दो। तो कैसे करोगे भाई, y इज इक्वल टू x की जगह क्या पुट करोगे 0 माइनस का 3 होल स्क्वायर प्लस का 1। ओके, ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस का 3 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 9 प्लस का 1। तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 18 प्लस 1, y इज इक्वल टू 19। इसका मतलब है जब आप पैराबोला बनाओगे तो वो y एक्सिस को 19 पॉइंट पर टच करेगा। अभी हम इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई, देख लो। अभी यहाँ पर हम बनाते हैं, लेबलिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4। ये अब आप खुद कर लेना, मैं अभी जल्दी जल्दी में नहीं इतना कर रहा। ये हमारा नेगेटिव होता है, ये हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये y इंटरसेप्ट 19 तक कह रहा है तो हमें 19 तक जो है वो लेबलिंग करनी पड़ेगी। तो हम इसको इजी बनाने के लिए कैसे कर रहे हैं, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और यहाँ पर हम इसको 19 ले रहे हैं अभी, ठीक है। अभी आप इसको जो कॉपी पे करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। अब आपके पास क्या है, मिनिमम पॉइंट गिवन है 3,1। मिनिमम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब इसका टर्निंग पॉइंट कहाँ पर बनेगा, 3,1 पर। अब हमने यहाँ पर 1 को हेजिटेट कर लिया तो इसका मतलब 1 यही कहीं पे होगा। तो 3,1 ये कुछ पॉइंट जो है वो इस तरह बन रहा होगा, ठीक। लेबलिंग मैंने जो है वो जल्दी जल्दी से ऐसे कर दी। अब ये कह रहा है कि y इंटरसेप्ट 19 को टच करके हमें ग्राफ बताओ। तो इसका मतलब है आप क्या करोगे, 19 तक इसको लेके जाओगे इस तरह की ये उसको टच करे। तो इसको जब आप लेके जाओगे ऐसे करके, ये जो है वो 19 को टच करना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने इससे जल्दी जल्दी में बनाया है। तो ये जो है वो जस्ट 19 पॉइंट को टच कर रहा होगा और फिर उसका ही जो सेम ग्राफ वो आप यहाँ पर भी बना लोगे। तो ये आपका उसका स्केच हो जाएगा। अब आप इसको सही तरीके से बनाओगे लेबलिंग करके तो वो आपके लिए आसान होगा। कॉपी पर बनाना, कैलकुलेटेड वे में बनाओगे तो वो आपके लिए सही रहेगा। इस तरह ये इसका जो है वो ग्राफ बनेगा। तो इसका आंसर भी भाई यही है। एक तो ये ग्राफ पूछ रहा था तो हमने ग्राफ बनाया। ग्राफ में ये जो कह रहा है ना इंडिकेटिंग वाई इंटरसेप्ट, इसका मतलब है वो कह रहा है कि वाई इंटरसेप्ट को फाइंड करो ताकि हमें वो ग्राफ में भी दिखे कि भाई वो वाकई में वाई इंटरसेप्ट को उस जगह पर टच कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास वाई इंटरसेप्ट क्या है 19, तो ये ग्राफ वाकई में 19 को टच कर रहा होगा, ठीक है। बाकी मिनिमम मैक्सिमम जो भी पूछ रहा था करस्पॉन्डिंग वैल्यू वो हमने इस तरह से कर ली। तो काफ़ी क्वेश्चंस इजी हैं, बस आपको प्रैक्टिस ही करनी है। उसके बाद है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन बी वाला, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अगेन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये किस फॉर्म है, या वर्टेक्स फॉर्म में है। अब यहाँ पर मैं भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे कि भाई पहले 4 है फिर माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर है। तो मैंने आपको ये पहले बताया, आप इसको रीअरेंज कर सकते हो कैसे, माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ये प्लस का 4 है, ठीक है। तो प्लस 4 रखोगे। अब अगेन आपकी सेम फॉर्म में आ गया। तो इसका a क्या है, a इज इक्वल टू -1 है। इसका मतलब है a लेस देन 1 है। तो यहाँ पर आपकी पॉइंट क्या बनेगी, मैक्सिमम बनेगी। अच्छा, मैक्सिमम पॉइंट आपकी क्या बनेगी, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे ये नेगेटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2,4 बनेगी। अच्छा, इसकी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या होती है, k होती है। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 4। किसके करस्पॉन्डिंग है इसका x वैल्यू, 2 है वो हमारा। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इसका क्या है, 2 हो जाएगा इसका। अच्छा, अब हमें ग्राफ बनाना है, लेकिन उसके लिए हमें y इंटरसेप्ट भी ये कह रहा है। तो y इंटरसेप्ट को आप फाइंड करोगे, कैसे करोगे, इसी इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स की जगह 0 माइनस 2 होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4 माइनस 0 माइनस 2 कितना होता है, माइनस का 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 4 होगा। इसका मतलब है y की वैल्यू जो है वो हमारी 0 के बराबर आ रही है। तो इसका मतलब है ये 0 पॉइंट को ही टच करेगा y इंटरसेप्ट पर। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, अगेन आपके पास टर्निंग पॉइंट क्या गिवन है 2,4। तो अभी ये हमारे लिए लेबलिंग करना आसान होगी, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। टर्निंग पॉइंट क्या है 2,4। इसका मतलब है ये 2 हो गया और ये हमारा 4 हो गया। तो इसका मतलब है ये है हमारा 2,4। वाई इंटरसेप्ट क्या है 0, इसका मतलब है ये 0 को टच करनी चाहिए। इसका मतलब है यहाँ से, तो ये आप कैसे करोगे, टर्न करोगे यहाँ से ताकि इस तरह से ये 0 को टच करे, ठीक। ये y इंटरसेप्ट में जस्ट 0 को टच करनी चाहिए क्योंकि एक ही हमारे पास y का इंटरसेप्ट आ रहा है। तो जब आप इसको सही से बनाओगे तो ये जस्ट एक ही इस 0 पॉइंट y इंटरसेप्ट को टच करेगी और इसी तरह इसको आप लेके जाओगे। अब ये हम कितना लेके जाएं ये डिपेंड करता है x इंटरसेप्ट पर भी, भाई x की कौन कौन सी जगह पर ये टच कर रहा है। लेकिन ये हमसे x इंटरसेप्ट पूछ भी नहीं रहा, ना ही उसके बारे में बात कर रहा है। तो हम अपने तरफ से भी ग्राफ को जो है वो उस हिसाब से बना सकते हैं क्योंकि हमारा ये ग्राफ सिमेट्रिकल होता है। तो अगर ये इस तरह ग्राफ जा रहा है तो आप दूसरी साइड भी उसी तरह बनाओगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट।
पार्ट सी में आपके सामने गिवन है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस का 2। अब काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये तो इस वाले फॉर्म में गिवन ही नहीं है। भाई बना सकते हो ना, y इज इक्वल टू 4 में सेम रखूं, क्या मैं x स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं x माइनस 0 होल स्क्वायर? भाई बिल्कुल लिख सकता हूं। x में से 0 चला जाएगा, अब क्या बचेगा x का स्क्वायर x, तो ये सेम क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 2 में सेम रखता हूं। देखो ये वाला फॉर्म बन गया। तो यहां से आप h कामा k की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई? ये h कामा k की वैल्यू हो जाएगी 0 कामा 2। ओके, यहां पर मिनिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमम वैल्यू होगी? अगर आप देखो तो a जो है वो 4 के बराबर है, इसका मतलब है a ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पर आपके पास मिनिमम बनेगा। ओके, यहां पर मिनिमम वैल्यू क्या होगी? आपकी मिनिमम वैल्यू k होती है, तो इसका मतलब है वो 2 हो जाएगा। किसके करस्पॉन्डिंग में है? तो इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपके सामने 0 हो जाएगा। अब हम ग्राफ बनाएंगे, लेकिन ग्राफ में हमें y इंटरसेप्ट चाहिए, तो यहां से हम y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट यहां से ही फाइंड कर लो भाई, x की जगह 0 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा। y इंटरसेप्ट आपका क्या हो जाएगा? y इंटरसेप्ट आपका आ रहा है जी 2 के बराबर। ओके, अब आप ग्राफ बनाओ। कैसे ग्राफ बनेगा? ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो आपकी टर्निंग पॉइंट क्या है 0 कामा 2, इसका मतलब है 0 यहां पर आपका आ गया और यहां पर आपकी टर्निंग पॉइंट बनेगी। ओके, y इंटरसेप्ट आपका क्या है 2 है, हाँ जी 2 ही है। तो अगर आप देखो तो ये y 2 को ही टच कर रहा है, तो बस आपका ग्राफ यहां से ये सिमेट्रिक बनेगा। ठीक है, मिनिमम है ना, तो ये आपको मिनिमम ही। तो अब आपको पता है भाई सिमेट्रिकल होता है, तो बस आप जो वो दोनों साइड एक जैसा बनाओ। अब हम ये थोड़ी ना देखेंगे कि ये x को कौन सी जगह पर टच करे, तो उस हिसाब से हम उसको ऊपर लेके जाएं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x इंटरसेप्ट की बात ही नहीं कर रहा और यहाँ पर जो है वो x को टच भी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है यहाँ पर आप x इंटरसेप्ट को फाइंड भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आपका ग्राफ भी कुछ इस तरह बन रहा है। अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन में एफ पार्ट आपको थोड़ा बहुत मे भी डिफिकल्ट लगे। देखो यहाँ पर आपके सामने गिवन है y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x माइनस 1। आपको पता है वर्टेक्स फॉर्म किस फॉर्म में होता है भाई? ax माइनस h होल स्क्वायर प्लस का k। तो चलो आप इसको रीअरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस का 9 तो हो जाएगा। अगर आप देखो वर्टेक्स फॉर्म में यहाँ पर जस्ट x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 2x है, तो इसको कैसे टैकल करेंगे भाई? ये सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप जो है वो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ये पूरे के ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपने 2 कॉमन लिया इसके ऊपर भी तो स्क्वायर था, तो ये पूरे पर स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस का 9 आपका सेम रहेगा। अब आप क्या कर सकते हो, y इज इक्वल टू माइनस ये स्क्वायर इसके ऊपर अगर हम लगा दें तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और अब हम यहाँ पर इसके ऊपर रिमेनिंग अपना स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस का 9 हो जाएगा। अब मैं इसको बाहर लेके आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस का 9। तो ये जस्ट थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन और मॉडिफिकेशन करनी थी, और देखो अगेन आपका ये वही वर्टेक्स फॉर्म में आपका आ गया। अब यहाँ पर मुझे आप बताओ a की वैल्यू क्या होगी भाई? माइनस का 4 होगा, इसका मतलब है a जो है वो लेस देन 0 है, तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम बनेगा या मिनिमम बनेगा? भाईजान मैक्सिमम बनेगा। अच्छा जी, मैक्सिमम पॉइंट हमारा क्या होगा यहाँ पर? h कामा k हमारा बराबर हो जाएगा जी, यहाँ पर माइनस का 1/2 है, इसका मतलब है प्लस का 1/2 कामा 9 हो जाएगा। ओके, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई? k हमारा 9 के बराबर है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? आपकी 9 के बराबर हो जाएगी। करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 9 हमें 1/2 पर मिल रहा है, तो इसका मतलब इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। अब हमारे पास क्या बचता है? y इंटरसेप्ट हमें फाइंड करना था, तो y इंटरसेप्ट हम कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली इस इक्वेशन में x की जगह जो है वो 0 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, x की जगह 0 माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस का 9। सही है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 4, अगर आप इसको स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस का 9। y इज इक्वल टू ये आपस में कैंसिल, माइनस 1 प्लस 9, y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा आपके सामने। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ हम कैसे बनाएंगे भाई? अगेन बड़ा इजी है। आपके पास टर्निंग पॉइंट क्या है? 1/2 का 9 है। 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5। तो आप इसको 0 कंसीडर कर रहे हो, इसको हम 0.5 कंसीडर करते हैं, मतलब कि 1/2 कंसीडर करते हैं, इसको 1 कंसीडर करते हैं, इसको 1.5 कंसीडर करते हैं, इसको 2.5 करते हैं, इसको 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 2.5। तो इस तरह आप कर सकते हो। यही चीज़ आप नेगेटिव में भी कर सकते हो। अच्छा जी, टर्निंग पॉइंट हमारा क्या है? 1/2 का 9, इसका मतलब ये 9 तक जाएगा, तो इसको हम लेबलिंग उस हिसाब से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। तो यहाँ पर ये 9 तक जा रहा है 0.5 से, इसका मतलब इसका टर्निंग पॉइंट यहाँ पर बनेगा। y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है? 8 है, इसका मतलब है ये 8 को टच करना चाहिए, तो 8 हमारा ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब है ये 8 को तो टच करेगा y
इंटरसेप्ट पर, मतलब कि वाई एक्सिस पर। अब ये बाकी ग्राफ जो है आप सिमेट्री के हिसाब से अपना बना लो, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट की बात नहीं कर रहा, तो इसलिए हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अभी कि जो एक्स की हम कौन कौन सी जगह पर टच करें, ये हमारे पास अभी गिवन ही नहीं है, तो हम उसका खफा क्यों करें। तो जो चीज़ पूछ रहा है बस हमें वही पता नहीं है। तो जस्ट हमें ये इंडिकेट करना था कि क्या वाकई में वो एक्स वाई इंटरसेप्ट जो हमारे पास ऑलरेडी है, जो वाई इंटरसेप्ट वाकई में आ रहा है, उसी को ग्राफ टच कर रहा भी है या नहीं। यही जस्ट हमें जो है वो इंडिकेट करना था ग्राफ में, और आपका ग्राफ जो है वो सही माना जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही। फर्दर हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो 1 घंटे से कम होता है तो उसमें हम 4.2 का कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर कर लेंगे। वरना अभी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर में टारगेट होगा वो ये होगा कि कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्टेक्स फॉर्म में जा सकते हैं, जिसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म भी कहते हैं। इसके आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी हैं। फैक्टराइज फॉर्म को भी थोड़ा बहुत देखेंगे, या वर्टेक्स फॉर्म से हमें जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आना है। आपने एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स वाला फार्मूला पढ़ा है, तो मैं उसी तरह आपको पढ़ाऊंगा। और रिमेनिंग जो 4.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनका थोड़ा बहुत हम ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि वो आपने कर भी ली है तो इतनी अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। कम से कम इतनी मैं करवा दूंगा ताकि आपको 4.2 और 4.3 में वो काम आए। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो कमेंट कर दो, और मुझे कमेंट में ये भी लास्ट में बताओ कि क्या हमें रिमेनिंग 4.1 को अभी देखना चाहिए एक्सरसाइज को या नहीं, क्योंकि हो सकता है आगे चल के इसका एक वर्ड प्रॉब्लम भी बने, तो हम उस हिसाब से उसको मैनेज करें। वरना हम जो है वो 4.2 और 4.3 पर ही चले जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे आप लाजमी बताओ। अल्लाह हाफिज़।